doing chapter CFS, cash flow statement. As per accounting standard 3 हमें CFS कराना पड़ता, as per accounting standard 3 हमें CFS बनाना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो नहीं आए थे, जो बीमार थे, जो नहीं आ सके थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश का आना और कैश का जाना, वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। फिर हमने क्वेश्चन करा था मैम कैश का आना और कैश का जाना तो हम कैश बुक में भी करते हैं, वही तो दिखाते हैं, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारा कैश फ्लो हुआ या कैश यूज्ड हुआ इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैं, कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी एक्टिविटीज करती हैं, वो क्या लिखना है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हमारी कंपनी में, वो एक्टिविटीज कितने में डिवाइड हो जाती हैं? 3। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी को डिटेल में पढ़ा था। हमने ये तीनों चीज डिटेल में पढ़ी थी। फिर हमने चौथी चीज क्या पढ़ी थी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कि मैम कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या फर्क होता है? हमने कैश इक्विवेलेंट में पढ़ा था कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ना, डिमांड ड्राफ्ट या वो वाले प्रेफरेंस शेयर जो 3 महीने में रिडीम होने हो, मतलब दे आर इक्वल टू कैश, मीन्स दे आर हाईली लिक्विड, वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश वेरी इजीली। और हमने अकाउंटिंग रेशियो में भी पढ़ेंगे कि इसीलिए स्टॉक को करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते, वो लिक्विड एसेट्स में करते हैं, क्योंकि स्टॉक को तुम तुरंत पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डन। हम ये 4 चीज को बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं। अब क्वेश्चन आता है, मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, रफ, सिर्फ तुम्हारा माइंड सेट हो जाए इसीलिए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर AS3 क्या फॉर्मेट दिया गया? यहाँ पर देखोगे 4। उन्होंने कहा कि मैम सुनो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेडिंग डालो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पूरा लिखूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 3 में डिवाइड है, पैसे का आना और पैसे का जाना, इन 3 में लिख देंगे। यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे फॉर्मेट। डन। ये फॉर्मेट सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारा क्या आएगा? फाइनल आंसर कि दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। कुछ करेंगे, फिर यहाँ पर कुछ करेंगे, फिर यहाँ पर आ सकता है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर यहाँ पर कुछ करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने एक चीज करी है, क्या कोई मतलब बता सकते हैं इसका? हमने लास्ट क्लास में इसका मतलब पढ़ा था। कैश आया है और यूज मतलब उसमें कैश यूज हुआ। कैश फ्लो मतलब जितनी भी तुमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी करी कि पैसा आया और पैसा गया, उसका इन टोटल तुम्हारे पास 7 लाख आया है। यस कार्तिक। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जितना भी कैश आया इन्वेस्टिंग की वजह से, जितना भी कैश गया उससे हमारा कैश यूज हुआ है 2 लाख। इन टोटल हमारा क्रक्स 2 लाख गया है और इसमें 3 लाख आया है। क्या इन तीनों से तू बता सकता है नेट इंक्रीज हुआ तेरा कैश में, नेट डिक्रीज हुआ? यस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ।
क्लास 3 क्या आया? 8 लाख आ गया। ये हमारा 8 लाख आ गया आंसर। क्या आ गया? 8 लाख। कि मेरा पूरे साल कैश का फ्लो हुआ 8 लाख। इसके अंदर हम ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या करते हैं? ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। रिमेंबर चैप्टर 1 बैलेंस शीट, उसमें हम करंट एसेट्स में लिखते थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना लिखते थे। उसके 2 बैलेंस होते थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो जो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो भी हमारा बैलेंस शीट में गिवन होगा। कि जब हमने साल की शुरुआत करी थी तो मेरे पास कैश इतना था, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मान के चलते हैं उस वक्त मेरा नेगेटिव बैलेंस 1 लाख माइनस में था, तो मैं 1 लाख क्या कर दूंगी? माइनस में। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए? 7 लाख। ये 7 लाख तुम्हारा क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड दैट बैलेंस शुड बी मैच विद योर बैलेंस शीट। रिपीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुमने सही करा है या गलत करा है। अगर तुम्हारा ये आंसर में ओपनिंग बैलेंस प्लस करके क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं आता है, इट मीन्स तुमने कहीं झोल किया। और अगर आ जाता है, इट मीन्स यू आर परफेक्टली राइट। फॉर एग्जाम्पल इन योर केस, मैम हमें ये पूरा फॉर्मेट बनाना ही नहीं। तुम्हारा कितना पोर्शन आ रहा है पेपर में? ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सिर्फ ये हिस्सा आ रहा है, नीचे का हिस्सा तो आ ही नहीं रहा। पूरे चैप्टर में पूरे 20 दिन हम सिर्फ यही फॉर्मेट करेंगे। ये एक टुकड़े में करेंगे, ये एक टुकड़े में करेंगे, ये एक टुकड़े में, और फिर सारे को ऐसे मिला देंगे। इज एम क्लियर? इज एम क्लियर? इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण और फॉर्मेट वाला जो हिस्सा है वो यही है। ये दोनों का कोई फॉर्मेट नहीं। तो मतलब प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था which activities are included in investing activity and which activities are included in financing activity। और पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि हमें देखना पड़ता है कि मेरी कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी है या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। If it is not mentioned in the question, then it is assumed that it is a non-financial company। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मार्क नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कौन सी कंपनी है? नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अगर फाइनेंशियल कंपनी होगी तो क्वेश्चन में लिखा होगा, भले ये ना लिखा हो कि फाइनेंशियल कंपनी है, बट कुछ स्टेटमेंट लिखी होगी। इज एम क्लियर? नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी को रिवाइज करते हुए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे जंप करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या थी? कैन यू टेल मी द प्रॉपर डेफिनेशन की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को क्या कहेंगे? 2 वर्ड्स जो हम यूज करते थे, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। हमने क्या वर्ड यूज करा था? एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। किसका एक्विजिशन और डिस्पोजल? करेक्ट, किसका? लॉन्ग टर्म एसेट्स का, चाहे वो इंटैंजिबल हो या कुछ फिक्स्ड एसेट्स जिसे हम कहते हैं, टैंजिबल या इंटैंजिबल। अगर मैं अपनी कंपनी में अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर कर रही हूँ या डिस्पोज कर रही हूँ, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। In chapter 1 of this book only we have learned, we know that there are 2 types of investment, non-current investment and current investment. Remember, non-current investments are included in non-current assets and current investments are included in current assets. Remember, यहाँ पे हमने पढ़ा था non-current investments and नीचे पढ़ा था current investments. Mark these 2 things important. Non-current investment will be treated in investing activity and current investment is included in cash and cash equivalent. Right up. मैं तो नॉर्मल बता रही हूँ। समझ आया? 2 टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी होती है, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट
होती है करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है और करंट इन्वेस्टमेंट इज कैश इक्विवेलेंट, तो वो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में जाएगी। डन? इज दैट क्लियर? खुशी, अगर मान ले मैं परचेज कर रही हूँ मशीनरी, मेरी मशीनरी, मैं एक बार बेसिक तुम्हारी बैलेंस शीट लेके चल रही हूँ, ठीक है? तुम्हारा बेस में बैलेंस शीट लेके चल रही हूँ। इस बैलेंस शीट से तुम्हें सीएफएस बनाना है। यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स में तुम्हें मशीनरी दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है प्रीवियस ईयर 3 लाख और करंट ईयर 2 लाख। तो क्या ऋषिका ये समझ नहीं आ रहा कि पिछले साल कितने की थी और अब कितने की है? तो यानी 1 लाख की मैंने बेच दी। अगर कुछ मेंशन नहीं है, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट भी आएगा, वी हैव टू मेक द काउंट। बट अभी हम इतनी आगे जा नहीं रहे, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 लाख की पहले थी और 2 लाख की अब है, तो यानी मैंने 1 लाख की मशीनरी बेच दी। तो यहाँ पर 1 लाख आएगा या जाएगा? आएगा। मशीनरी घटेगी और कैश, समझ आया? यहाँ पे लिखूंगी सेल ऑफ मशीनरी 1 लाख, राइट? राइट। और ऐसे ही अगर मैंने परचेज करी तो परचेज ऑफ बिल्डिंग, कोई और ले लेते हैं, माइनस। इज दैट क्लियर? अभी हम ये कर नहीं रहे, बस सिर्फ बेसिक कि कैसे ट्रीट करते हैं। अब ना इसकी बात पे आते हैं। ओजस ने कहा मैम 1 लाख डेप्रिसिएशन, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और व्हाट इफ नीचे बैलेंस शीट में तो कहीं डेप्रिसिएशन नीचे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ दिस इज 40,000, तो वी विल मेक एन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस पता है, क्लोजिंग बैलेंस पता है, डेप्रिसिएशन आएगा तो हमारा ये 1 लाख की जगह कितना आ जाएगा? 60,000। समझ आया? कुछ समझ आ रहा है? तो जितनी भी हमारी एसेट्स, वेदर टैंजिबल, इनटैंजिबल और नॉन करंट एसेट्स दी होगी ना इसमें, तो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ आएगी? यहाँ। अच्छा, एक वर्ड बोल रही हूँ मैं बार बार, इनटैंजिबल, उसके बारे में ये वाला हॉट पॉइंट लिखा। अब लिखो इनटैंजिबल, इनटैंजिबल एसेट्स, और ब्रैकेट में लिख लो पेटेंट्स, गुडविल, सो एनी इंटैंजिबल एसेट, एनी इंटैंजिबल एसेट। मैम अभी आप कह रहे हो अगर एसेट्स बढ़ा, कौन सा एसेट्स? इंटैंजिबल एसेट्स बढ़ा तो भी यहाँ ट्रीटमेंट आएगी और घटा तो भी यहाँ ट्रीटमेंट आएगी। द आंसर इज नो। आई विल टेल यू हाउ। अगेन लुक एट दिस बैलेंस शीट। डन? इस बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में मेरा इंटैंजिबल एसेट्स दिख रहा है, इसमें मैंने गुडविल लिख रखी है। डन? इधर देखो, इस बैलेंस शीट में मैंने यहाँ गुडविल लिख रखी है और ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये मेरा करंट ईयर है। दोनों केस बता रही हूँ, सुन लो, और ये ऑपरेटिंग में काम आएगा इसलिए डीप में बता रही हूँ। मान लो मेरी लास्ट प्रीवियस ईयर, पिछले साल मेरी गुडविल 2 लाख थी और इस साल मेरी गुडविल कितनी है? 3 लाख। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल इज देयर। तो यानी हमने 1 लाख गुडविल किससे परचेज करी होगी तभी आ रही है। सॉर्टेड? अगर 1 लाख की खरीदी होगी तो कैश। अगर गुडविल बढ़ रही है तो मैं यहाँ दिखाऊंगी परचेज ऑफ गुडविल 1 लाख माइनस। इतनी बात समझ आई? उल्टा कर देते हैं केस। 3 लाख थी, 2 लाख रह गई, परचेज तो करेंगे और नीचे लिखा और कुछ मेंशन नहीं है तो सेल मानी। इसके ऊपर क्या लग गया? करेक्ट। क्या वर्ड यूज करते हैं? एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन कहाँ आता है? इन ऑपरेटिंग। लिखो, इफ इंटैंजिबल एसेट्स इफ इंक्रीज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ट्रीटमेंट, if it is decreased then it is treated in operating activity। समझ आया? amortization अगर नीचे, हाँ ये रूल है, अगर माने नीचे दे रखा है कि पहले तूने गुडविल बेची है तो यू हैव टू मेक एन अकाउंट।
amortization ज़्यादा है कम है, it depends upon the नीचे का information. अगर कुछ नहीं है तो कभी भी सेल मानी नहीं जाती, it is gusted के वो amortization मानी जाती. कौन पूछ रहा था मुझसे? In intangible assets, if IA intangible assets increased, then it is considered as purchased and treated in investing activity. And treated in investing activity. And if increased, bracket में लिख लो purchased. Treatment is done in investing activity. And if decreased, bracket में लिखो amortization. Then it is treated in operating activity. Done? हाँ. अगर हमारी प्रीवियस ईयर की 3 लाख और करंट ईयर की 2 लाख है, हमारी 1 लाख, अगर उसमें नीचे एडजस्टमेंट डे लिखेगी सेल हुई है, तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी. सेल होगी, इन्वेस्टिंग में आएगी, पैसे हमारी कंपनी में आएगी. इन प्रैक्टिकल अगर सेल्स होगी तो इन्वेस्टिंग आएगी और उसका बचा हुआ पार्ट amortization. हाँ भाई, मान ले बेची हुई 70,000 पूरी बिक्री तो आएगी, इन्वेस्ट हुआ है. बट आधी जैसे आधी. हाँ हाँ, तो इन्वेस्टिंग नहीं है. हाँ, और नीचे अमोर्टाइजेशन तक होगा. अगर डेप्रिसिएशन और amortization both come in operating. गुडविल में एप्रिसिएशन कंसिडर है, परचेज नहीं है ना, एप्रिसिएशन है. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 86 हम सिर्फ वही करेंगे. एप्रिसिएशन होती है तो नीचे नहीं लिखा था गुडविल वैल्यूड एट 36 लाख, बुक में दिख रही है 3 लाख. और गुडविल वैल्यूड एट हम जब निकालते हैं तो अपने क्वेश्चन में भी तो हमने करा है, एडमिशन और रिटायरमेंट में करा है ना, कि गुडविल दी होती है 2 लाख और नीचे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 15 लाख आ रही होती है. तो क्या है, हम अपने हिसाब से मार्केट परचेज नहीं है, हम अपनी वैल्यू खुद बढ़ा रहे हैं. डन. आगे बढ़ूँ. और अगर गुडविल नीचे एडजस्टमेंट में दे रहे हो, अगर बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है और नीचे एडजस्टमेंट में गुडविल है, नहीं है. नहीं है. डन. गुडविल की ट्रीटमेंट अगर नीचे एडजस्टमेंट होगी तो बैलेंस शीट पे तो इफेक्ट आएगा ना, तो बिना बैलेंस शीट के इफेक्ट की गुडविल कैसे दिखाएगी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ आ गया. फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या था? एनीवन हु कैन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी? कोई एक मेजर वर्ड जो बताया था, जैसे इसमें मेजर वर्ड क्या था? एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स. इसमें क्या था? चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल. अगर ऑनर्स की कैपिटल में उसका साइज या उसकी कॉम्पोजिशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज या कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में हमने बोर्ड फंड भी लिखा था. अगर उसमें कोई चेंज होता है तो कहाँ आता है? फाइनेंसिंग. तो कहाँ आता है? फाइनेंस. का मतलब क्या है कि पैसा फाइनेंस, तुम्हारी कंपनी को फाइनेंस कहाँ से मिल रहा है, पैसा कहाँ से मिल रहा है. व्हाट इफ पहले 50 करोड़ की कैपिटल थी और अब 60 करोड़ की है, तो क्या 10 करोड़ का इश्यू ऑफ कैपिटल नहीं हुआ? क्या 10 करोड़ बढ़ेगा नहीं यहाँ पर? व्हाट इफ 50 करोड़ की थी और अब 45 करोड़ की रह गई, तो हो सकता है मैंने 5 करोड़ वापस कर दिया हो, तो क्या मेरा 5 करोड़ नहीं कटेगा? फाइनेंस नहीं कटेगा. इज आई एम क्लियर? इज आई एम क्लियर? इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तुम्हें सिर्फ जो एब्सेंट थे उनको क्लियर कर रही हूँ. इतनी बात समझ आ गई. इसमें हमारे सारे लॉन्ग टर्म आएंगे और इसमें क्या आएंगे? शेयर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर कैपिटल्स, सारी लॉन्ग टर्म बोरिंग, जितने भी बैंक से लिया हो, लोन लिया हो, कुछ हो, ये सारी कहाँ आएंगी? यहाँ. फाइनेंस. शेयर होल्डर तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर. रिजर्व एंड सरप्लस इज नॉट अ ऑनर्स. ओ इज नॉट ए फाइनेंसिंग. शेयर कैपिटल रहेगा. शेयर कैपिटल में दोनों, शेयर भी और प्रेफरेंस. और नीचे वाले लॉन्ग टर्म बोरिंग में चाहे लोन हो, डिबेंचर्स हो, कोई भी, सब आए. डन. पोड़ी पोड़ी चढ़ता था एकदम नहीं. शांत. इतनी बात समझ आ गई, पूरा फॉर्मेट समझ आया.
करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की क्या डेफिनेशन? सबसे इजी, those activities which are not considered in investing activity and financing activity are going to consider in operating activity। अदरवाइज वो 4 वर्ड्स कौन से याद कराए थे? एक्टिविटीज, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, ये 4 वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू है, जैसे कि जैसे मैं सेल्स करके पैसा कमाता हूँ, मैं प्रिंसिपल ना, मेरे क्रेडिटर्स, मेरे डेटर्स, वो सारे क्या हैं? प्रिंसिपल, उन्हीं की खुद से तो मेरा काम चल रहा है ना। अब इस बैलेंस शीट में अगर मैं इस बैलेंस शीट में अगर मैं कहूँ नॉन करंट एसेट सारी ट्रीटमेंट समझ आ गई? आ गई? इनमें से शेयर कैपिटल समझ आ गई? मैम जो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स बचे और जो तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस बचा, वो कहाँ है? मेरा यही काम था ना। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिखता है? प्रॉफिट ऑफ द ईयर, कि इतना कमाया, इतना कमाया मतलब इतना पैसा आया। सुन लो, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत ही किससे होगी? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। आई विल से सरप्लस, आई विल से सरप्लस इज व्हाट अमाउंट? जो पैसा मैंने कमाया, जो पैसा मैंने कमाया, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। अगर रिजर्व एंड सरप्लस में पिछले साल 6 लाख कमाया था और इस साल 4 लाख कमाया, मैंने कितना बढ़ा? पहले रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास 4 लाख थे और इस साल 6 लाख है, तो मैंने कितना कमाया? 2 लाख। तो मेरी शुरुआत कहाँ से होगी? 2 लाख से। कहाँ से होगी? कि मेरे पास कैश कितना आया था? मेरा सारा सेल्स प्लस माइनस एक्सपेंस सब कुछ करने के बाद मेरे पास कितना रिजर्व एंड मेरे पास सरप्लस कितना आया? 2 लाख। उस 2 लाख में से मैं प्लस और माइनस करके अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालूंगी। रिपीट, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगा वो कैसे होगा? सरप्लस कहाँ से आता है? प्रॉपर पूरा रेवेन्यू आता है। मैम इतना पैसा आया, फिर इतना गया, मेरा इतना सरप्लस बचा, तो सरप्लस आएगा। सरप्लस में मैं बुकिश नॉलेज नहीं पे जा रही, प्रॉपर फॉर्मेट पे नहीं जा रही, मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग से खेल रही। स्टेटमेंट ऑफ पीएल पे चले जाओ आंख बंद करके। स्टेटमेंट ऑफ पीएल याद है? रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंशियल कॉस्ट, एम्प्लॉय, सब कुछ याद आ गया? फिर निकाल देते ना। अब एक बात, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग की। हमने सरप्लस लिया, बहुत सारी हम डेप्रिसिएशन लगाते। तुम डेप्रिसिएशन को पकड़ो, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, बट इट इज अ कैश एक्सपेंस, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्या वो मेरा खर्चा जो एक्चुअल में है, बट क्या मेरा वो कैश गया है? क्या उस प्रॉफिट में मुझे ऐड नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि मैम आपको तो कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो दिखाना है, बट जो आपका सरप्लस आया हुआ है उसमें तो मेरा डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा है। क्या तो उस डेप्रिसिएशन को प्लस नहीं करेगा? क्यों करें? क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? उसमें हम किसका कंसिडर कर रहे हैं? कैश का आना, कैश का जाना। कैश तो मेरा गया ही नहीं डेप्रिसिएशन में, गया? अभी एमोर्टाइजेशन करी, 1 लाख गया है, समझ आया? क्या हुआ उसको? उसको बोलो कुछ कैंडी लेके। क्या वो एक्चुअल में गया है? अच्छा, उसको उल्टा करते हैं। हम कौन सी एक्टिविटी को कंसिडर कर रहे हैं? बट हमारी फॉर्म में तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी होती होगी, और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर मैं कहाँ लिखूँ? जस्ट ये पार्ट आ रहा है इसमें। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल पे जाऊँ, तुम्हें रिवाइज कराऊँ, तो हम यहाँ पे लिखते थे रेवेन्यू। ऑलराइट, हैव सम वाटर। कैंडी नहीं है किसी के पास? रेवेन्यू लिया, क्या इसमें मैं अदर इनकम नहीं प्लस करती थी? करती थी। क्या मैं इसमें अदर इनकम प्लस करती थी?
द आंसर इज यस। अदर इनकम क्या होती है? ऊपरी कमाई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आई विल से। क्या वो मेरा असलियत का काम है? बट क्या इस असलियत, जो नॉन असलियत का काम का मेरे पास पैसा जमा है, क्या वो उस सरप्लस में नहीं दिख रहा होगा? दिख रहा होगा ना। तो जो मैं ऊपरी कमाई है, क्या उसको मैं माइनस नहीं करूंगी? करूंगी ना। आपको मेरा झोल समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सरप्लस से। मैम मैंने सरप्लस तो ले लिया, मैं कुछ भी अभी मत नोट करना, मैं सिर्फ रफ समझा रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में सेट करने के लिए, बाद में मैं फॉर्मेट कराऊंगी। मैंने सरप्लस तो ले लिया, बट मैं उसमें कुछ चीजें प्लस और कुछ चीजें माइनस करूंगी। कौन सी प्लस करूंगी, कौन सी माइनस करूंगी? मैम आई विल गोइंग टू प्लस ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंस, और सारी माइनस करूंगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स। मैंने मशीनरी बेची, मशीनरी मेरी बुक वैल्यू 240 की थी, मैंने 250 की बेच दी, क्या 10,000 का मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ? क्या मेरा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या? इसी यही काम कर रही हूँ मैं, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना। तो क्या मैं नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नहीं करूँगी इसमें से? क्यों? वो मेरा असलियत का प्रॉफिट नहीं है। ऐसे उल्टा एग्जाम्पल ले, मेरी बुक वैल्यू थी 240 की, हेलो कितनी थी? और बिकी कितने की? 2 लाख। क्या 40,000 मेरा ऑपरेटिंग है? लॉस हुआ 10 करोड़ में 40,000। आई हैव टू फाइंड द रियल कैश वाला अमाउंट। दैट अमाउंट इज नॉट रियल एज पर कैश, एज पर कैश। मुझे तो कैश देखना है कि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया है या कितना कैश। कितनी बात समझ आई? चलो आई नीड 1 minute ब्रेक, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, देन वी विल डू गो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उन्हें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंसिडर करेंगे। एज आई टोल्ड यू कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सरप्लस से, कि इतना मैंने कमाया, इतना मैंने कमाया। अगेन ये पूरा फॉर्मेट में किससे समझा रही हूँ तुम्हें? बैलेंस शीट। किससे समझा रही हूँ? बैलेंस शीट। ये मेरी बैलेंस शीट दी हुई है एंड आई हैव टू फाइंड आउट के गाइस इसमें ना रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। क्या इसमें रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है? इसके अंदर ना यहाँ पर ना लिखा होगा 1 या 2 और नीचे नोट्स टू अकाउंट्स दिया होगा रिजर्व और सरप्लस के बारे में। तो तुम्हें तोड़ के लिखा होगा कि रिजर्व कितना है और सरप्लस कितना। आई रिपीट, इस वाले उसमें जो हमारा शेयर होल्डर फंड्स है, शेयर होल्डर फंड्स में जो हमारा सेकंड पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस, वो नीचे एक डब्बा बना होता है जिसमें नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। यहाँ पर नोट नंबर डले होते हैं और नीचे बॉक्स में नोट्स टू अकाउंट्स को एक्सप्लेन कर रखा होता है कि शेयर कैपिटल में कितने शेयर इक्विटी शेयर्स हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना रिजर्व है, कौन सा रिजर्व है और सरप्लस कितना है। रिजर्व इज गुल्लक एंड सरप्लस इज द जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में बैलेंस आता है, दैट इज सरप्लस। इज आई एम क्लियर? तो उस अमाउंट को लेके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट? इतनी बात समझ आ गई? बट इस अमाउंट को निकालने के लिए, इस अमाउंट को निकालने के लिए वी हैव टू फॉलो दिस डिफरेंस ऑफ सरप्लस, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट बना रही हूँ, हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट बनाई। यहाँ पर लिखा हुआ था शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर होल्डर कैपिटल, शेयर नहीं, शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे शेयर कैपिटल और यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। और नीचे नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ है कि मेरा सरप्लस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और मेरा रिजर्व। मेरा सरप्लस पिछले साल कितना था? 6 लाख और इस साल कितना है? 8 लाख।
मेरे पास पिछले साल गुल्लक में पैसे थे 1 लाख, अब कितने हैं? 1.5 लाख। डन डन। तो यहाँ पर लिखा होगा 7 लाख और यहाँ पर लिखा होगा, इतनी बात समझ आई? इतनी बैलेंस शीट तो लिखी है। डन। अब व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सरप्लस? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। पिछले साल कितना था? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? माइनस, तो कितना आया मेरा? मेरा पैसा कितना बढ़ा? मेरा पैसा कितना बढ़ा? बट क्या इस अमाउंट को एग्जैक्ट करने के लिए क्या बोल रहे हैं वो? हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? बिफोर। बिफोर मतलब पहले। पहले जो ये वाला सरप्लस है, अब दोबारा चले जाओ स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस का आंसर माइनस क्या करते थे? टैक्स के बाद जो आंसर आता था वही तो होता था सरप्लस, वही तो लिखा है। बट वो तो अब क्या बोल रहे हैं मुझे? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को देने से पहले वाला प्रॉफिट निकालना है, राइट? तो ये 4 चीजें मैं प्लस करूंगी और ये माइनस करूंगी। जो ये आंसर आएगा मेरा, दिस आंसर आई विल गोइंग टू राइट हियर। दिस इज माय स्टार्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग एकाउंट। डन? समझ आया? पक्का? इससे पहले हम क्या करते थे? माइनस पे जाते थे। डन? बेसिक कर रहे थे, बेसिक नींव बिछा रहे थे, नींव बिछा रहे थे, नींव। इसको बेसिक ना 6:30 प्लीज क्लास में। क्यों हो गया भाई तुम सबको? मैं फिर आपको संडे, कुछ नहीं होता तो आप मैं फिर सैटरडे 7 बजे की क्लास रखूंगी अपना माइंड। हाँ, लड़ाई मत करो, वीडियो में आ रहे हो, कहोगे कितने खराब बच्चे हैं। सुनो, अब मैं ऐड करूंगी ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। एक बात बताओ, कमाया हुआ पैसा तो यही था, तूने उसमें से एक चौको पाए का पीस निकाल के, पाए का पीस निकाल के साइड में रख दिया, तो ये थोड़ा ना तूने कमाया नहीं है, तो तेरा ही कैश, उसको आई विल गोइंग टू ऐड बैक। मेरे पास पहले गुल्लक में कितने थे? अब गुल्लक में कितने हैं? क्या मैंने 50,000 ट्रांसफर नहीं कर दिया? क्या मैंने 50,000 ट्रांसफर नहीं कर दिया? है तो 50,000 मेरा ही कमाया पैसा। इस 2 लाख में मैं 50,000 क्या करूंगी? ऐड। प्रीवियस ईयर में 1 लाख था, करंट ईयर में 1.5 लाख हुआ, तो 50 लाख तो मार्केट रिजर्व बढ़ा है। बड़ा है ना? तो यानी तेरे पास कैश 50,000 बड़ा है ना? समझ आया? तो मैं 2 लाख में ऐड करूंगी ना। कहते 2 लाख तो कैश ये था, 50,000 वो ऐड कर जो रिजर्व में डाला, वो भी तो तेरा कैश का ही है। तो आई विल ऐड द रिजर्व्स। डन? नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड। इसके ऊपर आई हैव टू एक्सप्लेन अ बिट। इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। 2 वर्ड्स लिख दो कहीं। इंटरिम डिविडेंड एंड interim dividend and proposed dividend. Interim dividend and proposed dividend. Anyone who know the meaning of dividend and anyone who know the meaning of interim dividend and proposed dividend. कोई भी ऐसा बंदा जिसको पता हो कि interim dividend क्या होता है और proposed dividend क्या होता आज है? किसी को किसी चीज का मतलब नहीं पता। इतना दिल तोड़ के मत पढ़ो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। टूट गया बहुत। मैम, टूट चुका। चलो मैं बता देती हूँ। इंटरिम डिविडेंड बीच में कभी भी पे कर दिया जाता है, वो शेयर होल्डर के अप्रूवल से नहीं होता, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देते हैं। इन प्रैक्टिकल नॉलेज इंटरिम डिविडेंड कभी भी बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर देती है कि ठीक है हम ना, अगर हमें मान लो, वैसे इन जनरल क्या होता है कि जो बहुत डाउन जा रहा होता है ना, तो अपना शेयर बढ़ाने के लिए हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। क्या डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो बज़ क्रिएट होएगा और इक्विटी शेयर में बज़ क्रिएट होएगा, तो अपने पास आने का चांसेस है। तो इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नॉट बाय शेयर होल्डर। एंड इन प्रैक्टिकल लाइफ इट इज डिक्लेयर इन बिटवीन। कभी भी डिक्लेयर कर देते हैं हम इंटरिम डिविडेंड इतना दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को नहीं मिलता, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों को तो फिक्स है इतना ही डिविडेंड मिलेगा, बट इक्विटी शेयर वाले
कुछ तो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं तो मिलेगा ना। तो इंटीरियम डिविडेंड इज पेड। और डिविडेंड किसको पे किया जाता है? शेयर होल्डर को। और शेयर होल्डर कौन है हमारा? ऑनर। तो खुद का ही पैसा है ना, मैंने जान के इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करा अपने प्रॉफिट में से। प्रॉफिट के बाद ही तो जो हमारा प्रॉफिट आता है कंपनी का, उसमें से तो ये चीज़ जाती है ना, जाती है ना। कैश तो हमारा था ना, इंटीरियम डिविडेंड किसको दिया? शेयर होल्डर को। तो कह रहे एक बार तू ना ऑन पेपर इनको वापस ले, एक्चुअल कैश निकालना। समझ आया? इंटीरियम डिविडेंड पे। ये बैलेंस शीट में कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। याद करो, कहीं बैलेंस शीट में तुम्हें डिविडेंड दिख रहा है? हमेशा नीचे लिखा होगा इंटीरियम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। इतनी बात समझ आ गई? इंटीरियम डिविडेंड हमेशा एक दिया होगा, इंटीरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। और प्रपोज डिविडेंड कितने दिए होंगे? प्रीवियस ईयर एंड। इतनी बात समझ आई? मैं स्टोरी समझा रही हूँ सिर्फ इसलिए, मैं रटवाने को 1 मिनट लगा सकती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल जो मैंने देखा है MTNL में, मैंने ये सेम देखा है तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। इंटीरियम डिविडेंड समझ आया? अब एक बात बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो नीचे आएगी उसकी एंट्री 2 जगह आएगी। अगर नीचे इंटीरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक मैंने बता दी यहाँ आएगी, ऐड करनी है। दूसरी तुम लोग बता दो। आई विल गिव चॉकलेट। पोस्ट कर देती हूँ, पोस्ट कर देती हूँ। चलो, तो हमने इंटीरियम डिविडेंड जो पे करा था वो यहाँ पर प्लस कर दिया, और अगर वहाँ करेंगे तो वहाँ माइनस कर देंगे फाइनेंशियल। अब आ जाता है डिविडेंड पेबल या पेड, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या कहते हैं? प्रपोज्ड डिविडेंड। डन। तो प्रपोज्ड डिविडेंड 2 होते हैं, एक करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। क्या होता है करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर? प्रपोज्ड डिविडेंड सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर नहीं करते। मान लो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मैं बड़ी कंपनी हूँ, मैं टाटा की कंपनी हूँ, और तुम सब मेरे शेयर होल्डर हो, तो सिर्फ मैं डिक्लेयर, हम सब की सहमति से प्रपोज डिविडेंड डिसाइड होता है। इसीलिए उसे क्या क्या बोला जाता है? प्रपोज्ड, कि हमने इतना प्रपोज करा है, राइट। जो प्रीवियस ईयर डिसाइड होता है ना, वो इस करंट ईयर में पेड होता है। रिपीट, जो प्रीवियस ईयर में डिसाइड होता है वो करंट ईयर में पे होता है। तो प्रीवियस ईयर का इस साल पेड हुआ होगा, तुम्हें नीचे प्रपोज डिविडेंड 2 दिए होंगे, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। हमें कौन सा चूज करना है? प्रीवियस ईयर। तो डिविडेंड पेबल ऑफ प्रीवियस ईयर को भी प्लस कर लेंगे। वो भी तो प्रॉफिट का ही पार्ट था जो मैं ऐसे बांट रही हूँ। गुल्लक में ट्रांसफर कर दिया, वापस कर ले। इंटीरियम डिविडेंड पे कर दिया, वापस कर ले। प्रपोज डिविडेंड पे कर दिया, वापस कर ले। मैं वापस इसी को तो ले रही हूँ। डन। अब आ जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स तो हमारा बैलेंस शीट में होता है, याद है? प्रोविजन फॉर टैक्स तो होता है ना। प्रोविजन ऑफ टैक्स क्या होता है? 2 दिए होते हैं, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। सेम स्टोरी प्रोविजन फॉर टैक्स की है। हमने पता है ना, हमें प्रोविजन फॉर टैक्स किस पे निकालना होता है? एक अकाउंटिंग प्रॉफिट पे और एक टैक्सेबल प्रॉफिट, एक अकाउंटिंग इनकम पे और एक टैक्सेबल इनकम पे। ऐसे ही जो हमारे 2 होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर, और एक होता है प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करंट ईयर। मान लो हाइपोथेटिकल केस, यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा, पिछले साल का टैक्स दिया होगा और इस साल का टैक्स दिया होता है। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या होता है? जो हमारा करंट ईयर का होता है, क्या हमने वो पे कर दिया? जो प्रीवियस ईयर का होता है वो पेड करते हैं। दोबारा जो पिछले साल बनाया होता है ना प्रोविजन, वो इस साल पे करते हैं, और जो इस साल बनाया हुआ है वो तो अभी हम पे नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। जो इस साल हमने प्रोविजन बनाया वो तो बस प्रोविजन माइनस कर दिया ना। क्या मेरी पॉकेट से कैश गया है? मैंने तो प्रोविजन बनाया। क्या बनाया? तो जो करंट ईयर का प्रोविजन है वो ऐड करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन है वो माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। इज दैट क्लियर? इज दैट नॉट क्लियर? ओके। प्रोविजन फॉर टैक्स 2 साल का बनाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 2 साल का बनाएंगे। ये रहा बच्चा।
बॉक्स में दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, देन प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में नीचे बॉक्स में दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो पिछले साल का इस साल पे करते हैं और करंट ईयर का सिर्फ अपने टैक्स में से माइनस करते हैं जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हमने माइनस करा करंट ईयर का, क्या मेरी पॉकेट से गया? नहीं ना, इसलिए मैंने करंट ईयर का प्लस करते हैं और प्रीवियस ईयर का माइनस। इज दैट क्लियर नाउ? मैंने सरप्लस लेके चली, मैंने ऐड करा गुल्लक, मैंने दोनों डिविडेंड ऐड करे, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करा। ये चार चीज सबसे ज्यादा कॉमन है जो मैंने 1 2 3 ये तीनों चीज लिखी हुई है। ये तीनों चीज कॉमन नहीं है, 2% चांस होते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अदरवाइज ये चार आते हैं। डन? अब मैं समझा देती हूँ। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी चीज क्रेडिटेड हो रखी है, एक्स्ट्रा दे रखी है, तो उसको माइनस करते हैं। रिफंड ऑफ टैक्स जो कभी आता नहीं, अगर डेबिट होती है, इसमें क्रेडिट होती है तो प्लस करते हैं, डेबिट होती है तो माइनस। अर्थक्वेक आ गया, क्लेम आ गया तेरे पास, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया, बस क्लेम आ गया, क्लेम आया ना, वो तो तू माइनस करेगा। अर्थक्वेक आ गया, तेरा नुकसान हुआ। और जो यहाँ ट्रीटमेंट होती है ना, अगर जो चीज़ यहाँ प्लस होती है वो यहाँ चीज़ माइनस होती है, और जो यहाँ माइनस होती है वो यहाँ प्लस होती है। जो मैं बता रही हूँ ये 1% चांस होता है, आता है 99% नहीं आता। तुम्हें कोई भी पेपर में क्वेश्चन में भी नहीं दिखेगा, सिर्फ तुम्हें समझना है। डन? चार चीज़ प्लस रिफंड ऑफ टैक्स, इन केस अगर कोई गवर्नमेंट से रिफंड आ रखा है वो तुम्हारे कैश में प्लस हो गया, बट क्या वो तेरा रोज रोज आता है? तो मैंने माइनस कर दिया रिफंड ऑफ टैक्स, बट तेरा कैश तो गया ही है, तो यहाँ नेट मतलब जो टैक्स पे करे उसमें से। समझ आया? समझ आया? पक्का? समझ आया? पक्का? ये चीज सॉर्ट हो गई, ये चीज जो अमाउंट आएगा वो यहाँ आ जाएगी। कितनी बात समझ आई? यहाँ तक समझ आया? अब इसके अंदर चार चीज प्लस करेंगे और चार चीज माइनस। कौन सी? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर इनकम और नॉन कैश एक्सपेंस, जो अभी अभी मैंने समझाया है। ए डन? क्या डेप्रिसिएशन प्लस करूंगी, कोई भी एमोर्टाइजेशन प्लस करूंगी, क्योंकि मेरा कैश नहीं गया, करूंगी प्लस। कोई भी ब्याज पेड ऑन बोरोइंग, बताऊं क्यों? अरे ब्याज पे कर है, वो मेरा ऑपरेटिंग का हिस्सा है, तो मेरा फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो ये आंसर आया है इसमें फाइनेंस कॉस्ट में ब्याज वगैरह माइनस नहीं करती, वो कह रहे हैं कोई भी ब्याज किस पे होता है? लोन पर। जो मैं लिखवा रही हूँ ना, यू कैन रेफर पेज नंबर 4.60। कोई भी ब्याज, इन्होंने अलग अलग करके लिखा हुआ है, मैंने सब एक में ब्याज डाल दिया, चाहे वो ब्याज बैंक ओवरड्राफ्ट का हो, चाहे वो ब्याज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का हो, चाहे वो डिबेंचर का हो, कोई भी अगर ब्याज पे कर रखा है तो वो हम ऐड बैक करेंगे। जब खत्म हो जाएंगे करो 4 पॉइंट कौन सा पेज नंबर 60। डन? कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पता है क्या? वैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तब आते हैं जब हमारा सीएफएस फर्स्ट ईयर का बनता है, मतलब कंपनी नई होती है, तब आते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी पैदा होने से पहले जो खर्चे होते हैं वो वाले कह रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अभी मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, पूछो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? अंडरराइटर कमीशन दे दिया ब्रोकर को, ठीक है, तो वो वाले। और शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट, ये इसमें जरूर लिखना है, ये आने के चांस है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर।
के चांस है, ये बुक 2 में आएगा, ये बुक 2 में आएगा। ये कौन सी इनकम है? ऊपरी कमाई RDI, RBI होता है। RDI, रेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, कोई भी तीनों टाइप की कोई भी ऊपरी कमाई करोगे वो माइनस होएगी। और ये एक प्लस और एक माइनस क्यों छोड़ रखा है, अभी भी डिस्कस करा था। अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ ऑन सेल ऑफ एसेट या कोई लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ एसेट, क्या वो ऑपरेटिंग नेचर के हैं? वो कौन से नेचर के हैं? नॉन ऑपरेटिंग नेचर के। तो अगर लॉस हुआ है तो प्लस कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो माइनस कर दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। 4 चीज प्लस करेंगे और 4 चीज माइनस। सॉरी, सेकेंड इफेक्ट आएगा। मान लो तेरी रेंट इनकम है, रेंट कहाँ से आएगी?